बेसिक बात हम लोगों ने पढ़ ली कि आप लोगों ने किस किस तरह से अप्लाई करना है। रिव्यू करते हैं, आप लोग कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, फिगर ऑफ 8 के मैनर में अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग जो है वो ट्रांसवर्स स्पोर्ट्स की फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, आप ओवरलैपिंग सर्कल्स की फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आपकी टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशंस क्या हैं। अगर आप डिफरेंट पार्ट्स को ट्रीट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या आप यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड। अगर आप एक रेगुलर सरफेस को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, आप बैक को ट्रीट कर रहे हैं या कोई भी ऐसी सरफेस जो कि रेगुलर है जिसके अंदर ज़्यादा बोनी प्रोमिनेंसेस नहीं है, ठीक है, आप अगर एक रेगुलर सरफेस को ट्रीट कर रहे हैं, आप जो है वो इसके अंदर जो है वो लार्ज एरिया को ट्रीट कर रहे हैं। एरिया लार्ज कितना होना चाहिए, अगर वो ट्रांसड्यूसर हेड के 3 टाइम्स बड़ा है, इतना बड़ा एरिया ट्रीट करें, या अगर आप थोड़ा ज़्यादा बड़ा एरिया ट्रीट करें तो उसको आप डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो उन मेथड्स में आप जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। नाम से पता चल रहा है, डायरेक्टली ट्रांसड्यूसर हेड बॉडी के ऊपर आप प्लेस करेंगे। पहले आप लोगों ने ये स्किन है, ठीक है, ऊपर आपने कपलेंट अप्लाई किया और ये आपका ट्रीटमेंट हेड है जो कि अप्लाई हो रहा है और एक रेगुलर इंटेंसिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो मूवमेंट्स आप कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है वो यूजुअली कंसेंट्रिक सर्कल्स वाली मूवमेंट्स इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है वो स्किन के साथ एक सफिशिएंट कांटेक्ट रखते हैं ताकि एयर जो है वो अंदर ना जा सके। दैट वाज ऑल अबाउट डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड। नंबर 2 हमारे पास आता है वाटर बाथ मेथड। ठीक है, वाटर बाथ मेथड में वो क्या कहता है कि आपने देखा कि कोई भी सर्फेस काफ़ी इरेगुलर थी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बोनी प्रोमिनेंसेस थी। ये बोनी प्रोमिनेंसेस पे क्यों नहीं लगाते, वो बर्न कॉज कर सकती है, हम आगे देखते हैं। ठीक है, इरेगुलर सा एरिया था, जैसे आप फुट को ट्रीट कर रहे हैं या हैंड को ट्रीट कर रहे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा बोनी प्रोमिनेंसेस होती हैं, बहुत सी ग्रूव्स होती हैं, तो आप जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर वाटर बाथ मेथड इस्तेमाल करते हैं। आप जो है वो सिंपली एक वाटर लेते हैं, एक टब लेते हैं, एक कोई भी कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर आप क्या फील करते हैं, डी गैस्ड वाटर फील करते हैं। डी गैस्ड वाटर आप लोग फील करते हैं। इसके अंदर यूजुअली नॉर्मल टैप वाटर इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि जब भी ट्रांसड्यूसर हेड अप्लाई होता है और अल्ट्रासाउंड निकलती है तो वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर सकती है, वहाँ पर बबल्स प्रोड्यूस कर सकती हैं और बबल ब्रस्ट होकर जो है वो बर्निंग कॉज कर सकते हैं। दैट इज़ वाई हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। वाटर के अंदर डी गैस टब के अंदर डी गैस वाटर आपने प्लेस किया, जो पार्ट आपने ट्रीट करना उसको प्लेस किया और ट्रीटमेंट हेड आप लोगों ने ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखकर परपेंडिकुलरली आपने जो है वो अप्लाई करना शुरू किया और ये इंटेंसिटी अप्लाई हो गया, पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास मौजूद होता है वाटर बैग मेथड। ठीक है, वाटर बैग मेथड में आप लोगों ने क्या करते हैं, सिंपली आपके पास कोई ऐसा सरफेस थी जो थोड़ी ज़्यादा लार्ज थी, ठीक है, और वो आप लोग यूजुअली किसी भी वजह से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड या वाटर बाथ मेथड उसमें यूज़ नहीं कर सकते थे, देन यू प्रेफर्ड वाटर बैग मेथड। ठीक है, आप लोगों ने सिंपली एक बैग लिया जिसके अंदर आपने क्या किया, डी गैस वाटर को फिल किया और उसके ऊपर ट्रांसड्यूसर हेड रखा, उसी के ऊपर बैग के ऊपर आप लोगों ने कंप्लेट अप्लाई किया, उसके ऊपर आप लोगों ने जो है ना वो ट्रांसड्यूसर हेड रखा और नीचे स्किन थी, यहाँ पर ट्रांसड्यूसर हेड था, वाटर को पास करते हुए वो स्किन के अंदर जाकर अप्लाई हो जाएगा। अब चूँकि वो ज़्यादा सर्फेसेस को पास कर रहे हैं तो यहाँ पर अटेनुएशन जो है वो ज़्यादा हो गया। अटेनुएशन हमने पीछे पढ़ा था, वेस्टेज ऑफ एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूजुअली बहुत थिन लेयर वाली यूज़ करते हैं, जैसे कि उसने हमें बताया हुआ है कि आप बैलून्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज वर द टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड जो कि हम लोग यूज़ करते हैं कॉमनली। ओके, तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डोजेज। ठीक है, डोजेज से क्या मुराद है कि आपके पास एक पेशेंट आता है तो आपने किस कंडीशन में सुपरफिशियल को ट्रीट कर रहे हैं, डीप को ट्रीट कर रहे हैं, तो आपने कितनी डोज अल्ट्रासाउंड की प्रोवाइड करनी है, आपकी इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है डोजेज सिलेक्ट करते वक्त। पहले तो आपका जो साइज ऑफ द ट्रीटमेंट एरिया वो क्या है, डेप्थ ऑफ द लेगन क्या है, अगर वो ज़्यादा डीप है तो हम फ्रिक्वेंसी अपनी उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे, नेचर ऑफ द लेगन क्या है। ठीक है, इन सबको अज्यूम करते हुए हम सिलेक्ट करते हैं मोड्स या पैरामीटर्स ऑफ द ट्रीटमेंट। नंबर 1 मोड आपने सेलेक्ट करना है कि आपने पल्स मोड रखना है या आपने जो है वो कंटिन्यूस रखना है। फ्रीक्वेंसी आपने डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन के लिहाज से करनी है, जितनी ज़्यादा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द वोंड होगी या लेयन होगी उतनी ही कम इंटेंसिटी हम रखेंगे, क्योंकि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी उतनी कम रखेंगे, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा डीप पेनिट्रेट करेगी। इसके हिसाब से आप जो है वो नेचर ऑफ लेयन के हिसाब से अपनी जो है वो इंटेंसिटी को वेरी करेंगे और ट्रीटमेंट भी डिपेंड करती है पेशेंट की टॉलरेंस कितनी है, इंटेंसिटी भी डिपेंड करती है पेशेंट की टॉलरेंस किसकी है। इन टर्न ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि पेशेंट कितनी टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, अगर वो आप नॉर्मली इस एक पेशेंट को आपने वही लगाई है, दूसरे पेशेंट के लिए भी आप वही सिलेक्ट करते हैं सेम कंडीशंस के लिए, तो हो सकता है कि एक पेशेंट ज़्यादा सेंसिटिव हो। ठीक है, तो आपने ये पेशेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि एब्जॉर्प्शन कपलिंग मीडिया की, अटेनुएशन ऑफ द बीम की, एब्जॉर्प्शन या स्कैटर हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, अटेनुएशन या बीम का कितना रिफ्लेक्शन हो रहा है, कितनी वेव्स थी उसकी वो अपनी नॉर्मल से डिफ्लेक्ट हो गई थी। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी आपने जो है वो कंसीडर करना होता है। अब डोजेज जो है वो हम बुक से पढ़ते हैं, इसके अंदर उसने जो है वो आपको सारी फ्रीक्वेंसीज इंटेंसिटीज बताई हुई हैं।
मोड उसने कहा कि पल्स मोड यूज़ कर सकते हैं, कंटिन्यूस मोड यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यूस मोड को कहते हैं कि यूजली हम मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, मसल स्पैज था, जॉइंट स्टिफनेस से पेन थे, मोस्टली कंटिन्यूस मोड ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पल्स मोड हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये कम हीट प्रोड्यूस करता है, सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर के लिए या फिर जो है वो टेंडनाइटिस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। उसने आपको जो है वो एग्जाम्पल भी दे दी। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पहले भी बताया था, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन पे करती है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुपरफिशियल ट्रीट करें तो आप 3 मेगाहर्ट्ज़ की, और जितनी हमारे पास डीप कंडीशन है तो आप फ्रीक्वेंसी को कम करते जाएंगे, 0.71 से लेकर 1 मेगाहर्ट्ज़ तक आप रखते हैं। इंटेंसिटी हम लोग नेचर ऑफ लेन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं। मैंने आपको बताया एक्यूट या इमीडिएट पोस्ट ट्रॉमेटिक कंडीशन थी, एक्यूट कंडीशन थी यानी अभी ट्रॉमा हुआ है, तब जो आप इंटेंसिटी वो 0.1 से 0.25 रखेंगे, ठीक है। जबकि हमारे पास क्रॉनिक कंडीशन है तो आप इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट पे आप लोगों ने ख्याल रखना है कि साइज ऑफ द एरिया क्या है, 1 to 2 मिनट हम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसने आपको छोटी सी एक एग्जाम्पल दी है। मिनिमम वो कहते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, मैक्सिमम 8 मिनट के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, एवरेज 5 मिनट का देते हैं। क्रॉनिक लेजन के लिए लॉन्गर ट्रीटमेंट देते हैं, अगर हमारे पास एक्यूट है तो लेसर टाइम के लिए देते हैं। उसके बाद उसने कहा कि डोजेज एक्यूट और क्रॉनिक में किस तरह से आपने वेरी करनी है, इसको आपने रट्टा लगा लेना है। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज डोजेज आप क्लिनिक में जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब ही आप डिसाइड करेंगे, लेकिन चूंकि इसमें लिखी हुई है तो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, इंटरनल एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है सिनेरियो में कि एक पेशेंट आपके साथ अभी आया है, उसको एंकल स्प्रेन हुआ है, अभी उसको एंकल स्प्रेन हुआ है, अगर 1 घंटे बाद ही आपके पास आ गया तो आप उसकी कितनी इंटेंसिटी रखेंगे, तो आपको पता है कि आप एक्यूट लेजन वाली इसके अंदर मार्क करेंगे। तो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हमारे पास जो है वो इनिशियल स्टेजेस में लो डोज रखते हैं, 0.25 से 0.5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम 2 to 3 मिनट्स का रखते हैं, ठीक है। उसके बाद फेलियर केस, ठीक है, हमारे पास आता है, ये आप लोगों ने ये अज्यूम कर लिया। और ये उसके बाद आप लोगों ने जो है वो क्रॉनिक कंडीशन के लिए भी इंटेंसिटी कितनी रखनी है, मैक्सिमम डोज अल्ट्रासाउंड के हम लोग यूज़ करते हैं 2 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की 8 मिनट के लिए, ठीक है। ये हमारे पास आती है। और अगर पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है तो हम लोग जो है वो अल्ट्रासाउंड का ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उसको कुछ और ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। एक्यूट कंडीशन के अंदर प्रोग्रेशन जो है वो अननेसेसरी होती है, जबकि अगर हमारे पास यहाँ पर कहीं भी एग्रेवेशन हो जाती है तो एक बैड साइन नहीं होता। वो क्यों कहता है कि एग्रेवेशन एक बैड साइन नहीं होता, क्योंकि आपका जब भी ट्रीटमेंट एग्रेवेट हो रहा है, कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो रही है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा उस जगह पे हो रही है, इसका मतलब है कि जो भी देखिए, हमें पता है ना रिपेयर वाले प्रोसेस में हम लोगों ने 5 आवर्स पढ़े थे, किसके अंदर, पैथोलॉजी के अंदर, आई डोंट नो आपने पढ़े कि नहीं, लेकिन 5 आवर्स होते हैं। उसमें एक होता है रिपेयर का आर होता है, ठीक है। वहाँ पर रेडनेस होती है, टेंडरनेस होती है, और फिर आपके पास वो जगह रिपेयर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है नॉर्मल। तो अगर आपने इंटेंसिटी लगाई है, हो सकता है कि सर्कुलेशन इंप्रूव हुई, हीट जब प्रोड्यूस हुई, उसने सर्कुलेशन को इंप्रूव किया, ठीक है, और वो सारी जगह पे आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट की जो है वो कंडीशन नॉर्मल, तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर जो पार्ट है वो रिपेयर हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपके पास ये बुक ज़रूर होगी, तो आप उसमें से ये देख सकते हैं कि डोजेज पैरामीटर्स किसके क्या है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़ेंगे एंड देन हम इसके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।